कहते हैं कि किसी देश की ताकत को अगर आंकना हो तो उसकी जेब नाप लो। भाई बोलचाल में यही ना बोलते हैं कि फलाना की औकात है तो खड़े खड़े खरीद लेगा। तो खरीदने के लिए जेब में तो पैसा होना चाहिए ना, तभी ना खरीदेगा। जेब में फूटी कौड़ी होगी नहीं। अब बात ऐसे हवा हवाई। सच यह है कि बीते 10 साल में देश की इकोनॉमी भी बढ़ी है और लोगों की कमाई भी बढ़ी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की चुनौतियां खत्म नहीं हुई। कुछ ना कुछ आकर खड़ा हो ही जाता है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आई चुनौती, रूस से लगातार तेल आयात और ब्रिक्स में भारत के ऊंचे होते झंडे से ट्रंप मुंह फुलाकर फूफा की तरफ बैठ गए। पिछले अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ ठोका। सबने कहा कि अरे अब तो गया मामला, सब बैठ जाएगा, डेड इकोनॉमी बताने लगे लोग। पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन हुआ क्या? विकास दर डबल डिजिट के करीब पहुंचती चली जा रही है धीरे धीरे। अमेरिकी संस्थाएं कह रही हैं कि भारत की स्पीड को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो क्या तीसरी बड़ी इकोनॉमी 2026 में बन जाएगा भारत, या इंतजार अभी और करना होगा? हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां राष्ट्र नीति ही राजनीति का आधार है। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला एक एक पैसा देशवासियों की सुविधा और सामर्थ्य को बढ़ाने का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र नीति का पहला लक्ष्य है हिंदुस्तान को विकसित बनाना, विकास को उस पायदान पर ले जाना जहां ना तो ट्रंप के टैरिफ अटैक का कोई असर पड़े और ना ही वैश्विक स्तर की आर्थिक चुनौतियों की कठिनाइयों को झेलना पड़े। इस लिहाज से देखा जाए तो मोदी सही ट्रैक पर चल रहे हैं। 2026 को लेकर जो आकलन किया जा रहा है उसमें फिट भी हो रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की ग्लोबल इकोनॉमिक्स एनालिस्ट रिपोर्ट मैक्रो आउटलुक 2026 में बताया गया है कि 2026 में अमेरिका की विकास दर 2.6% रह सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया कि 2026 में वो 4.8% की दर से बढ़ सकती है, जबकि भारत को लेकर आकलन किया गया कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2026 में 6.7% रह सकती है। माना जा रहा है कि यह रफ्तार भारत के लिए विकास की संभावनाओं को पहले के मुकाबले बढ़ा सकती है और निवेश के मौकों में इजाफा करेगी। सरकार से लेकर आर्थिक जानकारों को भरोसा है कि 2026 में निवेश का आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर देगा और यह मोदी के आत्मविश्वास को बुलंदियों पर पहुंचाने वाला होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में भारत में कुल विदेशी निवेश $80.6 बिलियन का आया था। 2026 में इस ऑल टाइम हाई आंकड़े को भी पीछे छोड़ने के कयास हैं। मोदी के हिंदुस्तान में विकास की असीम संभावनाओं को इससे भी समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ हुए हालिया समझौते से $20 बिलियन आने की उम्मीद है, जबकि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेस्टिन जैसे देश अगले 15 सालों में $100 बिलियन के निवेश के लिए तैयार हैं। कई कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए लालायित हो रही हैं। अमेज़न अगले 5 साल में भारत में $35 बिलियन का निवेश कर सकती है। फोकस क्विक कॉमर्स से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई तक है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला ने 2030 तक $17.5 बिलियन के निवेश की घोषणा की। इससे भारत को एआई के लिए तैयार किया जा सकेगा। गूगल ने भारत में अपना एआई हब बनाने के लिए $15 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया। एप्पल और सैमसंग भी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस लगातार बढ़ा रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा तवज्जो हिंदुस्तान को मिलने वाली है और यह सब मुमकिन हो सका मोदी की नीतियों की बदौलत। कूटनीति के मंच पर कई दफे जीत हासिल करने वाले मोदी के प्रयासों से भारत के विकसित भारत की तरफ बढ़ने की अथक मेहनत का नतीजा है। आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने
अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। इकोनॉमिक वर्ल्ड में मोदी के सामने बड़ा चैलेंज ट्रंप के टैरिफ का असर कम करना भी है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता बड़े ऐलान के साथ हिंदुस्तान के हाथों आ रही है। ब्रिक्स देशों ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल ब्रिक्स देशों के पास दुनिया का आधा यानी कि 17,500 टन सोना है। ट्रंप की नजरों में यह संगठन अमेरिका विरोधी समूह है, इसीलिए वो बार बार चेतावनी देते हैं। मगर भारत को लेकर ट्रंप के बदलते तेवर बता रहे हैं कि टैरिफ प्रॉब्लम के 2026 में सॉल्व होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। हालांकि इससे भारत और रूस के बीच कच्चे तेल के कारोबार में कमी आएगी। इसे लेकर भी बातचीत जारी है। Over the past years, we have done a great deal of work to develop our relationship. As our countries and our economies move at more opportunities for cooperation, we open additional areas for cooperation, including those related to high-tech, aircraft, space exploration, high-tech, and artificial intelligence. We have very close and trusting cooperation in the military and technical area, and we are planning to move forward in all of these areas. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि दुनिया उन पर भरोसा करती है, उनके सुझावों और वायदों पर यकीन करती है। 2026 को पीएम मोदी इसी भाव के साथ देख रहे हैं। आशान्वित विश्वास के इस संस्करण में मोदी विरासत और परंपराओं को भी सींचने में पीछे नहीं है। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। मोदी के लिए सर्वोच्च है चरित्र और चित्रण, जीवन में मूल्यों और आदर्शों का भाव, जिनका मूल उद्देश्य ही सम्मान की भावना से जुड़ा होता है। मोदी के मन में यह भावना महज इसलिए नहीं कि वो सनातन की वैभवशाली विरासत का स्वाध्याय कर रहे हैं, बल्कि इसे ध्येय भी मानते हैं। 2026 में मोदी के प्रोजेक्ट्स में यह समाहित नजर आएगा। तीव्रता तब बहुत ज्यादा दिखाई दे सकती है जब तमिलनाडु में मोदी चुनावी दौरों पर आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत को नई धार देंगे। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। श्री कृष्ण हमें सबके कल्याण की बात सिखाते हैं और यही बात वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीतियों का आधार बनती है। देखिए, साल नया हो पुराना हो, पैसा और पैसा कमाने की लालसा कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि अगर आदमी कमाएगा नहीं तो खर्चेगा कहां से। लेकिन कमाने का रास्ता सही होना चाहिए। जितना जरूरी है कमाना, उससे ज्यादा जरूरी होता है देश का सुरक्षित रहना। एक बात तो देश ही नहीं पूरी दुनिया मानती कि भारत सुरक्षित हाथ में है। पुतिन बोल चुके, ट्रंप बोल चुके, सब बोल चुके भाई, लेकिन नई चुनौती घर के अंदर खड़ी हो गई। 12 साल बाद जैसे बम फूटा वैसे धमाकों की चुनौती, ये दोबारा ना हो इसके लिए क्या हो रहा है, बॉर्डर के अंदर बॉर्डर पर, दोनों जगह की चुनौतियों का मोदी कैसे सामना कर रहे हैं, देश को इसके लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, 2026 में क्या कुछ करने वाले इन चुनौतियों से निपटने के लिए, ताकि पूरा देश चैन की नींद सो सके। देखिए इस रिपोर्ट। नया साल हिंदुस्तान की नई उम्मीदों को परवान देगा।
मगर मोदी पाकिस्तान के दिलों में तूफान लाने वाले हैं। तबाही का ऐसा खौफ पैदा कर सकते हैं जिसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में नजर आया था। ऐसे कई हथियार इंडियन आर्मी का पार्ट बनने वाले हैं जो मुनीर एंड गैंग के लिए बारूदी मौत से कम नहीं। तेजस मार्क 1A यानी भारतीय आसमान की देसी रीढ़, हिंदुस्तान के स्पाइटर जेट की डिलीवरी 2026 में जितनी तेज होगी, पाकिस्तान की सांसें उतनी ही रफ्तार के साथ सांस छोड़ती नजर आएगी। आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर रडार और एडवांस्ड हथियारों के साथ तेजस MK-1A जब वायुसेना का साथ देगा तो मोदी की तरफ से मुनीर के पक्के इलाज का पुख्ता इंतजाम होगा। भारत को पहला स्वदेशी रूप से निर्मित C-295 ट्रांसपोर्ट विमान भी 2026 में मिलने वाला है। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन भी नेवी का हिस्सा बन सकती है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी, महेंद्रगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी भी नौसेना के तरकश का पार्ट बनेंगे। आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल भी 2026 में एंट्री लेने वाले हैं। इसके अलावा कई बड़ी ऐसी डील होने वाली है जिसके जरिए डायरेक्ट मैसेज पाकिस्तान को दिया जाना है और शायद इसीलिए मोदी बार बार ऑपरेशन सिंदूर के चैप्टर को क्लोज नहीं करना चाहते। मैं फिरोजपुर का रहने वाला हूँ और हमारे उधर मिशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे, मतलब वो हमारी रक्षा के लिए, जब पाकिस्तान सूरज ड्रोन आ रहे थे और वो हमारी रक्षा के लिए आए थे। मैंने सोचा उनकी सेवा करते मैं उनके लिए दूध, चाय, लस्सी, बर्फ रोज लेके जाता था। यस। तो कितने दिन किया? ये जितने दिन हो रहे मैं लगातार उनके लिए लेके जाता था। तो फिर सब तुम्हें जानते होंगे? यस सर। तो अभी याद करते हैं कोई? यस सर। कि सब भूल गए? नहीं सर, करते हैं सर। और तो पूरा दिन वहीं रहते थे? तो सर पूरा दिन वहीं। तुम्हारे साथ और भी कोई होता था कि अकेले चले जाते? नहीं, मैं अकेले ही सर जाता था। अच्छा। यस। ऐसा विचार कहाँ से आया आपको? सर मेरा शौक ही था और बड़े होके भी आर्मी ऑफिसर बनना और देश की सेवा करनी। अच्छा, आर्मी में जाओगे? यस सर। मोदी के सामने जितना बड़ा चैलेंज बॉर्डर पार के खतरे को रोकना है, उतना ही बड़ा टारगेट है घुसपैठ की समस्या से मुक्ति दिलाने का। मोदी का यह मिशन नए साल में संपूर्ण हो सके, इसके लिए ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी है। सूरत की बंगाली बस्ती कभी बांग्लादेशियों से भरी हुई होती थी, लेकिन आज ये पूरी की पूरी बंगाली बस्ती जो है वो सुनसान पड़ी हुई है, क्योंकि करीब यहाँ से 500 से ज़्यादा बांग्लादेशी जो है वो भाग चुके हैं। कुछ तब भागे जब बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम पूरे गुजरात में एक साथ शुरू हुआ तब, और कुछ तब भागे जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई और उन लोगों को दस्तावेज नहीं दिखाने थे, इसके डर से वो भागे। अब देखिए इन गलियों में आपको अधिकतर मकान जो है यहाँ पर बंद नजर आ रहे होंगे। हालांकि कुछ मकानों को अब फिर एक बार किराए पर दे दिया गया है, जहाँ पर यूपी और बिहार के लोग रहते हैं। उम्मीदों के साए में संकल्पों को मुकाम तक पहुंचाना ही कर्तव्यों की इतिश्री नहीं होती। मोदी 2026 के लिए भी ऐसी ही सोच रखते हैं। बीते 11 सालों से जिस मकसद के साथ वो डटे हैं, उसे एक पायदान और आगे ले जाने की तैयारी में वे जुटे हैं। हालांकि ये आहिस्ता आहिस्ता होगा या फिर सवालों के साथ ये प्रश्न मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाता हूं जिसमें हर किरदार क्लाइमेक्स की तरफ ले जाता है। भारत के अंदर मौजूद वो गद्दार जिनके लिए पैसा ही माई बाप, जो खाते यहां का है लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम हमले के बाद से ही भारत की एजेंसियों ने जासूसी के एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इस गिरोह में ट्रैवल ब्लॉगर, ऐप डेवलपर, सिक्योरिटी गार्ड, कई दर्जन भर नाम निकल कर आए, जिसमें हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा से लेकर कई ऐसे नाम थे जिनके बारे में कभी किसी ने ज्यादा सुना और सोचा नहीं था। हनी ट्रैप और पैसों के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को लीक करने वालों में कितने लोग हैं, कौन कौन से पकड़े गए और इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या रही है, इस रिपोर्ट में देखिए।
गुजरात का सहदेव सिंह गोहिल, यूपी का रविंद्र कुमार, हरियाणा के देवेंद्र सिंह, प्रवीण मिश्रा, विकास, भागचंद। देश के इन गद्दारों के चेहरों को देख लीजिए। हिंदुस्तान को धोखा देने वालों को गौर से पहचान लीजिए। चंद पैसों के लिए इन्होंने अपना ईमान बेचा, गैरत बेची, इज्जत बेची और नापाक पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान की सुरक्षा का सौदा भी करने लगे। ये वो चेहरे हैं जो जिन्ना के आतंकी मुल्क के मोहरे हैं। कहने के लिए उंगलियों पर गिने जाने वाले गद्दार हैं, लेकिन असल में बेहद खतरनाक साजिश का हिस्सा हैं, जो देश में रहकर देश का खाकर वतन के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े गए। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किए गए और इनमें सबसे चर्चित नाम है ज्योति मल्होत्रा का। खूबसूरत चेहरा, ग्लैमरस लाइफ, दुनिया भर में घूमना, हर जगह के वीडियो बनाना। ज्योति मल्होत्रा वो नाम था जिसे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानते थे, जिसके बनाए वीडियो पर हजारों की संख्या में व्यूज आते थे। लेकिन फिर एक तारीख आई जिसने ज्योति को सोशल मीडिया की चौहद्दी से बाहर देश में बड़ी सनसनी बना दिया। जब इस हसीना का सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। 16 मई 2025 को गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा की कुंडली खंगाली गई तो पता लगा कि ज्योति तो जहरीली है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वो भी ऐसी वैसी जासूसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा। पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ वो कांटेक्ट में थी। भारत से जुड़ी सीक्रेट जानकारी उसने लीक की। पाकिस्तानी टूर के दौरान एजेंट से मिली। आईएसआई एजेंट शाकिर हसन अली से बात करती थी। पाकिस्तान के हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से ज्योति की करीबी थी। कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थी। लेकिन ज्योति की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती। ज्योति की कहानी इसीलिए थोड़ी टेढ़ी हुई कि जिस पाकिस्तान और पाकिस्तानी से हर हिंदुस्तानी 100 बार संभल कर मिलता है, उसी पाकिस्तानी दूतावास के मुलाजिम दानिश से ज्योति की गहरी दोस्ती थी। ज्योति पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। एक यूट्यूबर या व्लॉगर होने के नाते उसे ये पता था या पता होगा कि व्हाट्सएप कॉल, स्नैपचैट और टेलीग्राम पर किसी पाकिस्तानी से बात करने का मतलब क्या होता है। ज्योति पहली बार 2023 में पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तानी वीजा हासिल करने के लिए जब ज्योति नई दिल्ली में पाक एम्बेसी पहुंची, तब पहली बार उसकी मुलाकात वहां दानिश से हुई। जल्द ही दानिश से उसकी दोस्ती हो गई। ज्योति को पाकिस्तान का वीजा मिल गया और 14 दिन वो पाकिस्तान में ही रही, फिर लौट आई। लेकिन दानिश से उसका संपर्क बना रहा। इसके बाद साल 2024 में बैसाखी के त्योहार के दौरान ज्योति को फिर से पाकिस्तान का वीजा मिला। इस बार वह 17 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान पहुंची, वहां के लिए रवाना हुई, लेकिन उसकी वापसी 25 मई 2024 को हुई, क्योंकि उसका वीजा एक्सटेंड कर दिया गया था। और सूत्रों की मानी जाए तो वीजा एक्सटेंड करने में भी दानिश की ही मदद उसे प्राप्त हुई थी। पाकिस्तान में ज्योति के दूसरे दौरे के दौरान उसकी मुलाकात पीआईओ के 3 और जासूसों से हुई। पाकिस्तान में ज्योति के रहने, घूमने, खाने पीने का सारा इंतजाम दानिश के कहने पर किया गया था। ज्योति की सुरक्षा में बाकायदा पाकिस्तानी पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे। पहलगाम अटैक से ठीक पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई और फिर पाकिस्तान भी गई। लेकिन खुलासा हुआ कि पहलगाम को लेकर मोतीराम जाट नाम का शख्स भी कटघरे में है। मोतीराम जाट के बारे में सामने आया कि वो मोतीराम सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। मोतीराम जाट 15 अप्रैल तक पहलगाम में पोस्टेड था और फिर 22 अप्रैल को आतंकी हमला हो गया।
ऐसे एक दो नाम नहीं हैं। देश में ऐसे कई गद्दार हैं जिन्होंने चंद सिक्कों की खातिर अपना जमीर तक बेच दिया। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए। इसी महीने के पहले हफ्ते में गुजरात एटीएस ने गोवा और दमन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक रिटायर्ड सूबेदार और एक महिला भी शामिल थी। दोनों को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया। दोनों के पास से संवेदनशील दस्तावेज और आईएसआई से जुड़ी हुई चैट भी मिली है। इससे पहले मई में गुजरात एटीएस ने कच्छ से एक शख्स सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया था, जिस पर देश की सुरक्षा एजेंसीज की मौजूदा सैन्य इकाइयों की फोटो वीडियो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी एजेंट को भेजने का आरोप था। दिसंबर में ही राजस्थान सीआईडी ने पंजाब के प्रकाश सिंह उर्फ बादल को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में श्री गंगानगर से पकड़ा, जो सेना की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों और बॉर्डर निर्माण की फोटो वीडियो पाकिस्तान भेजता था। हरियाणा के हिसार के ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा की कैथल का देवेंद्र सिंह, हरियाणा के नूह से अरमान, हरियाणा के नूह से ही तारीफ, यूपी की कैराना का नुमान इलाही, पंजाब के गुरदासपुर से करणबीर सिंह, पंजाब के गुरदासपुर का सुखप्रीत सिंह, पंजाब के मलेरकोटला से यामीन मोहम्मद, पंजाब के मलेरकोटला से ही गजाला, पंजाब के जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली। ये वो लिस्ट है जो बताती है कि आईएसआई ने हिंदुस्तान में जासूसी नेटवर्क के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान जासूसी के लिए लोगों को कैसे फंसाता है, कैसे एक आम इंसान देश से गद्दारी कर बैठता है। पाकिस्तान लंबे समय से भारत में संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने के लिए भारत में जासूसी करवाता रहता है। आमतौर पर इस काम के लिए यहीं के लोगों को फंसाया जाता है। पैसों का लालच या हनी ट्रैप के जरिए आम लोगों को फंसाया जाता है। खासतौर से मोटी रकम का लालच देकर वतन से गद्दारी करवाई जाती है। यानी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले के लिए पाकिस्तान जाना जरूरी नहीं है, बल्कि बिकना जरूरी है। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक ये जासूसी नेटवर्क खास तौर से 20 से 30 साल के लोगों को अपना निशाना बनाता था, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इनमें से कई लोग अनजाने में जाल में फंस गए, जबकि कुछ को पैसे और अन्य तरह के प्रलोभनों ने लालच में डाल दिया। ज्योति मल्होत्रा का मामला ही ले लीजिए। गिरफ्तारी से पहले यूट्यूब पर करीब 4 लाख फॉलोअर्स थे, फेसबुक पर 3,22,000 और इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1.5 लाख फॉलोअर्स थे, जिनकी जितने ज्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होते हैं, सेंसिटिव जगहों पर उनकी पहुंच उतनी ही आसान होती है। खास बात तो यह है कि ज्योति गुरुग्राम की कंपनी में नौकरी क्या करती थी, सिर्फ 20,000 रुपए कमाती थी, लेकिन कोरोना के दौरान नौकरी छोड़ दी और ट्रैवल ब्लॉग बनाने लगी। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यूएई, भूटान, नेपाल और चीन तक जा चुकी थी। दिल्ली से लेकर अंबाला तक और लाहौर से लेकर कराची तक उसके कई दोस्त बन गए। वो अक्सर अधिकारियों के साथ हॉलिडे पर भी जाती थी। हवाई सफर फर्स्ट क्लास में करती थी। पाकिस्तान में तो ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला। ज्योति ने लग्जरी होटल में समय बिताया, हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात की। ज्योति फिलहाल हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है। अब कासिम नाम के इस मौलाना को ही देख लीजिए, ये हुलिया बदलने में भी माहिर है। इसका जासूसी वाला खेल भी अब ओवर हो चुका है। खुलासे के मुताबिक कासिम का पाकिस्तान में आईएसआई हैंडलर से डायरेक्ट कनेक्शन था। वो बकायदा 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। पहली बार अगस्त 2024 में और फिर मार्च 2025 में। करीब 90 दिनों के अलग अलग विजिट में उसे लाहौर में ट्रेनिंग दी गई थी। लाहौर के आर्मी कैंप में उसे सिखाया गया कि जासूसी किस तरह करनी है। पहलगाम हमले से ठीक पहले कासिम पाकिस्तान से वापस लौटा था और आईएसआई के बताए गए मिशन पर काम कर रहा था, लेकिन इस बार कासिम को जासूसी के आरोप में राजस्थान के मेवात इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।